वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा हेतु एलएसडब्ल्यू अर्थात लेबर एंड सोशल वेलफेयर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके गेस क्वेश्चन को साझा करूंगा। सिर्फ 22 प्रश्नों को आपको तैयार करना है अच्छे से, और इन 22 प्रश्नों को तैयार करने के बाद आप जो 6 प्रश्न है उसको लिखने के लिए बिल्कुल कैपेबल होंगे। संभव होगा कि आप आराम से इसको बहुत अच्छे से लिख पाएँ। एलएसडब्ल्यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत आसानी से 150 से 60 के बीच में नंबर लाया जा सकता है, और थोड़ा-सा आप प्लस मेहनत कर दें तो आराम से आप 180 तक पहुँच सकते हैं। 150-60 में तो अमूमन एकदम एक नॉर्मल नंबर आ जाता है सबको, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा आपको मेहनत करना है, और ये जो प्रश्न है तैयार किया गया है बिहार सिविल सर्विसेज फाउंडेशन के संस्थापक आदरणीय श्री ललित सर के द्वारा। ये मतलब कि रेसिलर हैं अभी पुपरी सीतामढ़ी में। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले खंड 1 का जो प्रश्न है वो है कि श्रम विधानों की आधारभूत सिद्धांतों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है ना? श्रम विधान जो भी है उसका आधारभूत सिद्धांतों का जो है आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। और उसके बाद दूसरा सवाल है कि भारत में श्रम कानून के ऐतिहासिक विकास की संक्षिप्त व्याख्या करना है आपको। तीसरा है कि श्रम विधान से आप क्या समझते हैं? भारत में श्रम विधान पारित करने के उद्देश्य अथवा आवश्यकताएं क्या थी? स्पष्ट करें। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार निम्नलिखित को परिभाषित करना है। कारखाना, वयस्क, किशोर श्रमिक, विनिर्माण प्रक्रिया, कैलेंडर वर्ष, बच्चा, उसके बाद सक्षम व्यक्ति, खतरनाक प्रक्रिया, दिन, सप्ताह एवं शक्ति। मतलब इसको आपको पूरा कारखाना अधिनियम जो है ना, इसके अंतर्गत इस सब का जो परिभाषिक शब्द है उसको आप याद कर लीजिएगा। यदि उस परिभाषिक शब्द को डायरेक्ट यदि आपको टिप्पणी ना पूछे तो किसी भी प्रश्न में आपको यदि पूछा जाता है तो उस परिभाषा को कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार अब श्रमिक से लेकर या किशोर से लेकर मतलब आपको कुछ प्रश्न पूछा गया तो हेडिंग वगैरह में आप इसका परिभाषा देने के लिए सक्षम होंगे। तो इसको कई तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। अगला है, क्योंकि 64वीं में मेरा भी सब्जेक्ट एलएसडब्ल्यू था और मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा तैयारी मेरी नहीं थी, फिर भी मुझे 158 के आसपास मिला था। और 66वीं में हिंदी में मैंने अपना पूरा सब कुछ ताकत झोंक दिया, फिर भी मुझे 154 पर जाकर के रोक दिया गया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एलएसडब्ल्यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम मेहनत में भी कम से कम 150-60 तक तो ला ही सकते हैं, और बेहतर कर लें तो 180 प्लस जा सकते हैं। ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए पर इतना मारा मारी रहता है, ठीक है ना? ऑल्दो इसमें एवरेज मार्किंग होता है, फिर भी जो अच्छी कॉपी है उनको मिलेंगे नंबर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आइए, पाँचवां क्वेश्चन है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी उपबंधों का वर्णन करना है। छठा है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत महिलाओं तथा बच्चों के रोजगार से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। अगला है कि भारत में विभिन्न श्रम विधानों की प्रगति में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की भूमिका का वर्णन करना है। आठवां है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नौवां है कि ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत ग्रेच्युटी निर्धारण गणना की प्रक्रिया का वर्णन करना है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के उद्देश्यों की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करें। बिहार में इस अधिनियम की वर्तमान स्थिति के बारे में आपको समीक्षा करना है। जो न्यूनतम, इसको आपको करंट के साथ जोड़ लेना है, क्योंकि करंट में मतलब कि जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है ना, वो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्तर पर भी और राज्य गवर्नमेंट के स्तर पर भी उसमें कुछ मिनिमम वेजेस में बढ़ोतरी की, उसको देख लेना है। बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा करते हुए बिहार सरकार के श्रम सिद्धांत विभाग की संरचना को लिखिए। तो ये हो गया। और 12वां क्वेश्चन है कि आईएलओ के संरचना, उद्देश्य एवं उसके कार्य को विस्तार से वर्णन करते हुए आईएलओ के अंतर्गत समझौते और सिफारिशों की परिभाषा कीजिए। ये भी क्वेश्चन आईएलओ संबंधित क्वेश्चन आपको एक रह सकता है, डायरेक्ट इंटरेक्ट, ठीक है ना? अब आइए खंड ख में आ जाते हैं, यानी खंड 2 में कि औद्योगिक संबंध से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक संबंध में बदलती हुई अवधारणा के अंतर्गत राज्य नियुक्त एवं व्यावसायिक संघ की भूमिका पर प्रकाश डालें। औद्योगिक विवाद को परिभाषित करते हुए सुलह, मध्यस्थता एवं सामूहिक सौदेबाजी को परिभाषित करें। साथ ही औद्योगिक विवाद सुलझाने में इसकी क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। सामूहिक सौदेबाजी क्या है? सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत अधिनिर्णय से आप क्या समझते हैं? भारत में सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक विवाद को सुलझाने में कहाँ तक सफल है, स्पष्ट कीजिए। श्रम संघ की परिभाषा, श्रम संघ को परिभाषित करते हुए इसकी संरचना एवं कार्यों की विवेचना करना है आपको। और श्रम संघ के कार्य एवं वातावरण को श्रमिकों के अनुकूल बनाए जाते हुए कदम उठाए जा सकते हैं। श्रम संघ को के कार्य एवं वातावरण को श्रमिकों के अनुकूल बनाए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं, अपना विचार व्यक्त कीजिए। अगला है, बिहार में श्रम प्रशासन की व्यवस्था को दर्शाते हुए बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, बुझाइए। मतलब को ऊपर सचिवालय से लेकर के नीचे प्रखंड लेवल तक जो होता है उसको इस तरह का आपको दिखाना है, ठीक है ना? आइए, अगला है आपको
और फिर उसके बाद उसको क्या आगे करना है उसमें दिखाना है आपको। टिप्पणी करना है बाल अपराध एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, ठीक है ना। उसके बाद है राष्ट्रीय महिला आयोग है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, स्वयं सहायता समूह एवं महिलाओं के उत्थान में इसकी भूमिका, बिहार में महिला एवं बाल विकास के कल्याणार्थ राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालें। मतलब मैं यही बता रहा था, एलएसडब्ल्यू कैसा सब्जेक्ट है ना, ऑल इसमें बहुत ज़्यादा आप समझिए कि इतना ज़्यादा इसमें क्यों मारा मारी रहता है, क्योंकि इसका सिलेबस छोटा होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है 20% 40% जिसको आप चलते फिरते तैयारी कर लेते हैं। अब जैसे बिहार में महिला एवं बालिकाओं के कल्याण राज्य सरकार के चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालें, तो क्या आप इसको नहीं पता है? ऑब्वियसली मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा। बहुत सारा है, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत सशक्त महिला, सक्षम महिला, या फिर बालिका कन्या उत्थान योजना, साइकिल, मतलब आप समझ सकते हैं ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आप बहुत आसानी से 160 तक तो ला ही सकते हैं। जी हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। और आएंगे आप थोड़ा सा भी बेहतर लिख के आइएगा, आप आराम से इतना लाइएगा और खूब बेहतर थोड़ा सा कर दीजिएगा तो 180 से 200 तक आप जा सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आइए, भिक्षावृत्ति को परिभाषित करते हुए उसके मुख्य कारणों एवं उसके उन्मूलन की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करना है और सामाजिक सुरक्षा के अर्थ एवं इसके विचार को दर्शाते हुए समाज की उन्नति में सामाजिक सुरक्षा के योगदान पर आपको प्रकाश डालना है। और आपको किसी भी तरह का यदि दिक्कत होगा तो सर से आप संपर्क कर सकते हैं, सर का नंबर आपको ऊपर दिया गया है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, आप अक्सर देखे हैं कि सेक्शन मतलब कि जो GS2 होता है ना, ये सर का नंबर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होगा तो इस विषय के संबंध में आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अभी देखने को मिला है कि 64 से लेकर के 65-66 तक आपको जो GS2 है इसमें लगातार इसके मार्किंग में डिक्लाइन हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जिनका LSW सब्जेक्ट है और उनका LSW में बेहतर पकड़ है, देखिएगा कंपेरेटिवली अदर स्टूडेंट जिनका LSW सब्जेक्ट नहीं है, देखिएगा उनका GS2 में भी नंबर बेहतर रहेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो संवैधानिक प्रावधान है, उसको आप डायरेक्ट GS2 में इस्तेमाल करते हैं। बिहार के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में आप बहुत सारा सेक्शन बिहार की योजनाओं को यहाँ पे लोग करते हैं। देखिएगा आप निश्चित रूप से LSW वाला का GS2 भी बेहतर रहता है। इसमें कोई फिक्स इसका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक जो मैं मैक्सिमम मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। पिछली बार मेरा 64 में LSW था तो मेरा GS2 में 138 नंबर आया था और LSW में मेरा 158 नंबर आया था, ठीक है ना। क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत सारी चीज़ों को मैं यहाँ वहाँ दोनों पर कुछ कॉमन चीज़ें थी जिसको मैं यहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहा था, LSW में भी इस्तेमाल कर रहा था और GS2 में भी इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन वही इस बार हिंदी ऑप्शनल आया तो मेरा इसमें कम करके 126 आ गया GS2 में, ठीक है ना। और मुझे लगा कि GS2 लिखने में मैं अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं कर रहा था, एग्जाम हॉल में भी 126 आ गया और हिंदी भी आपको 154 पर आकर के गिर गया। तो अच्छी बात है, LSW वाले जिनका सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से तैयारी करें, आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। और जो यहाँ पे सवाल बताया गया उसको तैयार कर लीजिए, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं, ठीक है ना। और आप अच्छे अंक उठा सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। यदि इसके संबंध में आपको कोई दिक्कत हो या डाउट हो तो आप ललित सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर का भी एक ऑप्शनल LSW ही था उस समय, जिससे मैं सर पास किए थे उस समय 2 ऑप्शनल होते थे, तो शायद एक ज्योग्राफी और एक LSW था। तो आप उनसे बात कर सकते हैं। हिस्ट्री का दे दिया गया है, हिंदी का दे दिया गया है। तो तीनों सब्जेक्ट के जो भी कैंडिडेट हैं वो आराम से अपना देखें, इत्मीनान से उसको देखें, उसको कवर करें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है ना। आप अब चाहे GS हो या फिर ऑप्शनल हो, आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको बार बार रिपीट करना है। कम से कम वो क्वेश्चन आ जाए तो उसे लिखने में आपको कम से कम समय लिखें, बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ लिखें। और जो न्यू क्वेश्चन हो ना, तो उसके लिए यदि आपको कुछ उसका पोर्शन नहीं भी आता है तो उसको सोचने के लिए, उसको लिखने के लिए आपके पास समय मिल सके। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है जितने भी क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए बताया गया है, यदि उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूरा हूबहू बेसिक, यदि 30 मिनट लिखना है तो 25-22 मिनट के अंदर आप लिख दें। तो प्रत्येक क्वेश्चन में यदि आपको 2 मिनट 4 मिनट बचेगा तो वो आपको जो अननोन क्वेश्चन होगा वहाँ उसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही मदद मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो।